अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से हैं। बागी नावल, मीम राइटर और इसके बारे में आपको बताते चलें कि इसमें बहुत से किरदार हैं, किस-किस के बारे में बात करें। जैसे कि इसमें कई मज़ाहिया किरदार भी हैं, इसमें सैड स्टोरी भी है, क्रिमिनल जराइम पेशा अफराद की कहानी भी है। किस तरह कुछ बागी बगावत करके जराइम की दुनिया में सबसे बड़े पाशा से बगावत करते हैं। मतलब जो पाशा जो है वो जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। और इसमें सबसे अच्छा खूबसूरत किरदार मून का है, जो असल में मुस्तकीम बुरहान होता है। इसके मंगेतर ससुर को पाशा कैद कर लेता है और उन्हें छुड़वाने के लिए वो बहुत कुछ करता है। और ये जो छुड़वाने का अमल है, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है। और ये नावल राज़ के मुतालिक भी है कि कैसे एक लड़की अपने बाप की तलाश में अपने चचा की हवेली में बूढ़ी औरत का भेस बदल कर जाती है और फिर वो पकड़ी जाती है। इसका चचा तहखाने में कैद कर लेता है और वहाँ से वो उसे तमाम दफ़न राज़ मालूम पड़ जाते हैं। इसके अलावा सेकंड मैरिज पर भी है, ये फ़ोर्स्ड मैरिज बेस पर है, इसके अलावा इस नावल में बहुत कुछ है और इस उम्मीद के साथ कि ये नावल आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये नावल राइटर के बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, उसको बहुत पसंद है और यकीन है कि उनका काम आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सस्पेंस, लड़ाई-झगड़ा, मज़ाहिया अम, इसमें आज की जो किस्त है उसके अंदर आपको किरदारों के साथ तारुफ़ ही मिलेगा और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे चलते जाएँगे, ये कहानी दिलचस्पी की तरफ बढ़ता जाएगा। यकीनन इसमें रीडर्स बोर नहीं होने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंज़र, पहला किरदार। गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी और तन्हा एजाज चाय का कप थामे खिड़की खोले बाहर का मंज़र देख रहा था। वो बड़े गौर से बरसती हुई बारिश को देख रहा था। सर्दी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया था। वो खिड़की से हटा और बेड पर आकर बैठ गया। इसकी आंखों के सामने माज़ी के तमाम हालात और वाक़यात गुज़रने लगे। वो 8 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। उसने कप साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गया। उसने बाजू अपनी आंखों पर रख दिया। ना चाहते हुए भी अपना दर्दनाक माज़ी नहीं भुला सकता था वो। आज उसके पास सब कुछ था। दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, सब कुछ। मगर सब कुछ होकर भी वो खाली हाथ था। उसे सुकून नहीं था। ऐसा लगता था कि वो खाली दामन है। इसके पास कुछ भी नहीं है। इतने बड़े शानदार घर में वो अकेला रहता था। कोई भी इसका अपना न था। उसे दौलत से कोई गर्ज़ ना थी, मगर उसे हासिल करने उसकी मजबूरी बन चुकी थी। यही वजह थी कि वो ना चाहते हुए भी उसे दौलत हासिल करने के लिए सब कुछ वो करना पड़ा जो एक इंसान करता है। वो उठकर बैठ गया। इसके बहुत से रिश्तेदार थे, मगर सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मगन और सिर्फ़ खुद ही अपने से ही गर्ज़ रखने वाले लोग थे। किसी को भी तलहा एजाज़ की परवाह न थी। अब तो शायद वो तलहा एजाज़ को भूल भी गए होंगे कि कोई तलहा एजाज़ भी हुआ करता था। इसका ख़ानदान बहुत बड़ा था। वो अपना माज़ी और ख़ानदान वालों के रवैये को भुलाना चाहता भी तो भुला ना सकता था। अब तो एक कामयाब बिज़नेसमैन बन चुका था। वो 19 साल का था, जब इसके रिश्तेदारों ने उसे आखिरी बार देखा था। तब वो एक यतीम और कमज़ोर लागर सा तन्हा एजाज था और अब वो एक 27 साल का खूबसूरत और कामयाब बिज़नेसमैन था। बिज़नेस की दुनिया में इसका नाम था। वो उठा और बेचैनी से टहलने लगा। वो सोचने लगा अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने रिश्तेदारों के पास चले जाना चाहिए या फिर नहीं? वो बेबसी से बेड पर बैठ गया और अपना सर अपने हाथों में गिरा दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या या करे तो क्या करे? दूसरा मंज़र, दूसरा किरदार। रुमाना शाह बहुत मुस्तरिब थी। वो इधर-उधर बेचैनी से टहल रही थी। तभी उसने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कहिए। वालेकुम सलाम। कहूँ नवाज़ फ़ातिमा का क्या बना? इस काम का जो मैंने तुम्हें सौंपा था? नवाज़ फ़ातिमा ये सुनकर बोली, मैम अभी तो आपने मुझे ये काम सौंपा है, अभी मुझे दिन ही कितने हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा रखें, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी मैम, प्लीज़ आप टेंशन ना लें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मगर हाँ, जी मैम, तो मुझे एक-एक पल की खबर देती रहना। जी मैम, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब रखो फ़ोन। ओके बाय मैम। नवाल फ़ातिमा ने कॉल काट दी। नवाल मोबाइल हाथ में पकड़े गहरी सोच में गुम थी। फिर वो कुछ सोचकर मुस्कुराई। वैसे ये काम इतना मुश्किल भी तो नहीं है कि इसे नवाल फ़ातिमा ना कर सके और ये काम बहुत दिलचस्प है। आई लाइक इट। मैडम रुमाना शाह अपने बेटे को क्यों फँसाना चाहती है? खैर,
میرا کیا ہے، میری بلا سے بھاڑ میں جائے رومانہ شہاب اور بھاڑ میں جائے ان کا بیٹا ارحام شہاب۔ مجھے تو صرف پیسوں سے مطلب رکھنا چاہیے جو مجھے اس کام کے ملنے ہیں۔ اتنی موٹی رقم مل رہی ہے مجھے اس کام کی، مجھے کسی بھی صورت اس آفر کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ وہ مسکرائی۔ آج نوال فاطمہ بہت تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ آفس میں نئی نئی آئی تھی اور ارحام شہاب جو خاموش طبع انسان تھا، کسی سے زیادہ بات بھی نہ کرتا تھا، وہ بہت غصہ کرتا تھا۔ آفس ورکر اس کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، مگر نوال فاطمہ کے آنے سے اچانک سے ارحام شہاب میں کچھ حیرت انگیز طور پر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ غالباً وہ اسے پسند کرنے لگا تھا اور یہی مقصد تو وہ لے کر آئی تھی، اور یہ ٹاسک ہی ارحام شہاب کی ماں رومانہ شہاب نے اسے سونپا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی اور معصومیت کو ہتھیار بنا کر اس کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسا کہے گی وہ ویسا ہی کرے گی۔ جب وہ مکمل طور پر اس سے پسند اور محبت کرنے لگے گا تو پھر وہ اس کے بیٹے کے دل کو بری طرح سے روند کر اسے اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اس کے بیٹے کو دھوکہ دینے کے لیے ہی رومانہ شہاب کی طرف سے ہائر کی گئی تھی، اور نوال فاطمہ کو کیا چاہیے تھا؟ اسے یہی سب تو کرنا تھا، ارحام شہاب کو اپنی خوبصورتی اور محبت کے جال میں پھنسانا تھا اور پھر اسے دھوکہ دے کر چلے جانا تھا۔ یہ کون سا اس کے لیے مشکل کام تھا؟ وہ ایسے کاموں میں تو مہارت رکھتی تھی، اسے لوگوں کے دلوں سے نہیں بلکہ پیسوں سے مطلب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کے کھیل میں وہ واقعی میں ارحام شہاب سے محبت کر بیٹھے گی۔ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی اور ہر وقت ارحام شہاب کی نگاہوں میں رہنے لگی تھی۔ ارحام شہاب جو ہی آفس میں داخل ہوا سب ورکر اٹھ کر اسے سلام کرنے لگے۔ وہ سرہاں میں ہلاتا سب کو سلام کا جواب دے رہا تھا۔ نوال فاطمہ کے پاس سے گزرنے لگا تو نوال نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ نوال فاطمہ کی آواز پر ارحام شہاب چونک کر پلٹا اور نوال کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارحام شہاب بھی اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور سر ہاں میں ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ نوال فاطمہ کی اس کی مسکراہٹ کو اپنی فتح قرار دے رہی تھی۔ رومانہ شہاب بیٹھی نوال فاطمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ بے وقوف لڑکی اسے ہی نہ پھنسا دے، کہیں میں نے نوال کو اس کام پر لگا کر غلط تو نہیں کر دیا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی عزت شہاب وہاں پر آ گئی۔ ہائے مام، اس نے پیچھے سے آ کر اپنی ماں کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر محبت سے کہا تو رومانہ شہاب مسکرا کر بولی، آ گئی تم؟ کہاں تھی تم؟ مام، آپ جانتی ہیں میں کہاں ہو سکتی تھی؟ تم پھر اس کے ساتھ گئی تھی؟ نہیں موم، میں فضی کے ساتھ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ نہیں موم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عزت شہاب کہلائی تھی۔ رومانہ شہاب گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا مام، پریشان لگ رہی ہیں؟ ہاں بس اس لڑکی کی وجہ سے پریشان ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اس بے وقوف لڑکی کو ارحام کے پیچھے لگا کر کہیں میں نے کچھ غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا۔ موم، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں وہ لڑکی بھیا کو اپنے آئینے میں اتار لے گی؟ کیا وہ آپ کی توقعات پر پورا اتر پائے گی؟ یہی تو مشکل ہے ایسا جانی کہ کیا وہ لڑکی میری توقعات پر پورا اتر پائے گی، مگر میں کسی بھی صورت وانیہ عبدالودود کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، کسی بھی صورت نہیں۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ مگر موم، آپ تو جانتی ہیں نا بھیا وانیہ عبدالودود میں انٹرسٹڈ ہے۔ ہاں، یہی تو مشکل ہے، یہی تو میرے لیے پریشانی والی بات ہے۔ نوال فاطمہ کو میں نے اسی لیے کام کے لیے تو چنا ہے، پتہ نہیں وہ بے وقوف لڑکی کیا کل کھلائے گی، ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ہی نہ پکڑوا دے۔ موم، ایک مثال ہے کہ اگر بھیا وانی عبدالودود کو چھوڑ کر نوال فاطمہ میں دلچسپی لینا شروع کر دیں تو پھر کیا آپ اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں گی؟ وہ حقارت سے بولی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی میری یعنی رومانہ شہاب کی بہو ہرگز بھی نہیں بن سکتی۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ ایسا جانے، بس ایک بار میرا کام ہو جانے دو، پھر باقی لوگوں کی طرح اسے بھی ٹھکانے لگا دوں گی۔ موم، یعنی کہ آپ اس کا بھی باقی لوگوں کی طرح قتل کروا دیں گی؟ یہ سن کر رومانہ شہاب نے ایک مکروہ کہا لگایا۔ عزت شہاب کو اپنی شاطر ماں سے بہت خوف محسوس ہوا۔ تیسرا منظر، تیسرا کردار۔ فردین کے گھر درست شہوار اور اس کے ماں باپ آئے ہوئے تھے۔ درست شہوار ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اور فردین بچپن کے دوست تھے۔ ان کے والدین بھی بہترین دوست اور اب تو بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ درست شہوار کا باپ حمید اختر فردین کے والد شجاع انصاری کا بہت ہی اچھا اور بہترین دوست تھا۔
आज वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने शुजा अंसारी के घर आए थे। दुर्शेखर फरदीन को पसंद करती थी और माँ बाप की लाडली औलाद थी। दुर्शेखर फरदीन को पसंद करती थी। वो माँ बाप की लाडली औलाद थी। इसे जो भी चीज पसंद आती वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करती थी। और फिर यहाँ तो बात इसके प्यार और इसकी पसंद फरदीन की थी। वो इससे मोहब्बत करती थी और इसे हासिल करना अब इसकी जिद बन चुकी थी। आज दुर्शेखर बहुत खुश थी। इसकी वजह से ही आज इसके वालिदैन शुजा अंसारी से फरदीन और दुर्शेखर की बात पक्की करने आए थे। जब हमीद अख्तर ने इनके सामने अपनी ख्वाहिश रखी तो इन सबको ही ये बात बहुत पसंद आई कि वो अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। शुजा अंसारी को तो दुर्शेखर बेटी की तरह प्यार करता था और अब इसे बहू बनाकर वो इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही इस गुज्जर में रखना चाहता था। यहाँ ये रिश्ता तकरीबन पक्का ही हो चुका था और उधर फरदीन शुजा अंसारी कमरे में बेखबर सोया हुआ था। इस तक ये खबर इसकी भाभी तहरीमा ने ही पहुंचाई थी। वो सो रहा था जब तहरीमा ने आकर उसे ये खबर पहुंचाई। उठ जाओ फरदीन, देखो तो सही नीचे क्या हो रहा है। क्या है भाभी यार, सोने देना। और नीचे क्या हो रहा है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज मुझे सोने दे। फरदीन ने तकिया चेहरे के ऊपर रखकर सो गया। तहरीमा ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे से तकिया हटा दिया। क्या यार भाभी, सोने देना। फरदीन उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी भाभी को देखकर बोला। क्या है भाभी, एक दिन सोने का मिलता है, उस दिन भी आप सोने नहीं देती। तहरीमा मुस्कुराते उसके बालों में उंगलियां चलाते बोली। प्यारे देवर जी, उधर आप बेखबर सोए हुए हैं और इधर आपके बाहर मुस्तकबिल का फैसला भी हो गया है। मुस्तकबिल का फैसला? वो हैरान हुआ। जी हाँ। कैसा फैसला भाभी? तहरीमा मुस्कुराई। तुम्हारी और दुर्शेवार की निस्बत तय हो गई है। नीचे अंकल और आंटी दुर्शेवार के साथ आए हुए हैं। व्हाट? ओह नो, मेरी और दुर्शेवार की निस्बत? ओह माय गॉड। क्यों? क्या तुम्हें सुनाई कम दे रहा है क्या? चलो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तहरीमा भाभी ये धमाकेदार खबर सुनाकर कमरे से जा चुकी थी। फरदीन अंसारी की सारी नींद हवा हो चुकी थी। उसने कभी दुर्शेवार को इस निगाह से नहीं देखा था। उसे सिर्फ एक दोस्त ही समझता रहा और फिर अचानक से ये रिश्ता। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि बाहर से तहरीमा भाभी ने उसे आवाज दी कि जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाए, वरना फिर वो उसे उठाने के लिए ठंडे पानी का जग लेकर आएंगी। मजबूरन फरदीन को उठना ही पड़ा। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो सभी लोग मौजूद थे। फरदीन ने सबको सलाम किया और बैठ गया। फरदीन की निगाहें बेख्तियार सामने बैठी दुर्शेवार पर जा पड़ी। उसे देखते ही वो मुस्कुराई थी। फरदीन ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर ली। फरदीन की इस हरकत पर दुर्शेवार मुस्कुराई थी। शुजा अंसारी ने कहा, फरदीन बेटा, हमने तुम्हारी और दुर्शेवार की निस्बत तय कर दी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फरदीन की निगाहें बेख्तियार खुद को देखती दुर्शेवार पर जा पड़ी थी। वो हिचकिचाया। अब वो क्या कहता कि उसे दुर्शेवार पसंद नहीं, और उसका बाप जिसकी दुर्शेवार लाडली थी वो तो जरूर इससे ये पूछता कि मियाँ क्या वजह है नापसंदीदगी की, और वो उसे क्या बताता। यकीनन वो इससे भी पूछता कि अगर कोई लड़की पसंद है तो उसका नाम बताए, और वो क्या बताता, किस लड़की का नाम बताता। फिलहाल तो इसकी जिंदगी में दूर दूर तक किसी भी लड़की का कोई नामो निशान तक न था। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसके बाप ने दोबारा से उससे पूछा, फरदीन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने इसका जवाब नहीं दिया। फरदीन बाप को देखने लगा। चिराग, बेटा, दुर्रे बहुत अच्छी बच्ची है और मुझे दुर्रे अपनी बेटी की तरह अजीज है। मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं दुर्रे को अपनी बेटी बनाकर हमेशा अपने पास रखूं, और आज मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारी हाँ की सूरत में पूरी हो जाएगी। और तो और दुर्रे को तुम भी बहुत पसंद था, और मुझे यकीन है कि तुम भी दुर्रे को पसंद करते होंगे। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो और अच्छी तरह से समझते भी हो। फरदीन के पास अब इनकार करने का कोई बहाना न था, तो उस माँ सवाए इकरार करने के और कोई जवाब न था। उसने अपना फैसला सुनाया और वहां से उठकर चला गया। दुर्शंवार फरदीन को जाता देखकर उसके पीछे लपकी थी। फरदीन दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। तभी दुर्शंवार हाँफती हुई वहां पहुंची। फरदीन सुनो। फरदीन ने उसे देखा। उस वक्त वो उसे सख्त जहर लग रही थी। दुर्शंवार अपना सांस बहाल करते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? वो दांत पीसते हुए बोला, जहन्नुम में। चलना है? इसके जले कटे जवाब पर दुर्शंवार खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे तो अब हमारे रास्ते एक साथ ही जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ जन्नत में भी जाना पसंद करूंगी। फरदीन बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए था। बाय द वे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, काफी बोर हो गई हूँ, इस तरह मेरी भी सैर हो जाएगी।
फरदीन का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखकर दुर्शेवार हंस पड़ी। वो इससे हमेशा से ऐसे ही जज किया करती थी। वो इसे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि वो इसके बाप की लाडली थी। उसे कुछ कहता तो इसका बाप इसकी खूब खिंचाई करता। दुर्शेवार इसका जवाब सुने बगैर ही अगली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। वो बस तिल मिलाकर रह गया। वो ऐसी ही ढीठ लड़की थी। फरदीन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। चौथा मंजर, चौथा किरदार। मेहरुन्निसा मेहरुन्निसा मन का फ़ोन सुनने के बाद बहुत अफसरदा और परेशान बैठी थी। तभी इसकी सहेलियां रूममेट सहरिश और बतूल मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें पता है मेहरू, आज हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत मज़ा आया हमें। तुम भी साथ चलती ना? बतूल बोल रही थी मगर मेहरुन्निसा खामोश बैठी थी। मेहरुन्निसा को यूं खामोश और परेशान देखकर सहरिश और बतूल को भी परेशानी हुई थी। बतूल ने पूछा, क्या हुआ है मेहरू? परेशान लग रही हो। कोई बात हुई है क्या? हाँ यार, आज अम्मा का फ़ोन आया था। वो मुझे गाँव बुला रही हैं चंद दिनों के लिए। क्यों? मुझे खुद भी नहीं मालूम, मगर मुझे महसूस हुआ है कि अम्मा बहुत परेशान लग रही हैं। सैरिश ने पूछा, तो क्या तुम चली जाओगी? मेहरुन्निसा ने लंबी सांस खींची और बोली, जाना तो पड़ेगा। अगर ना गई तो फिर ताया और अब्बू हवेली में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। वो पहले ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजने पर अम्मा पापा पर बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि कहीं मेरी पढ़ाई ही न छूट जाए। मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना अब। ताया तो अब्बू बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं आगे पढूँ। ये तो अम्मा, पापा और भाई की वजह से ही मुमकिन हो सका है कि अब मैं यहाँ पर हूँ। मैं गाँव की वाहिद लड़की हूँ जो पढ़ने शहर आई हूँ। सहरिश और बतूल मेहरुन्निसा को देखने लगी, जो गहरी सोच में गुम थी। इसके सामने वो मंज़र घूम गया जब इसके ताया-अब्बू को पता चला था कि वो पढ़ने शहर जा रही है। तब उन्होंने हंगामा खड़ा किया था। ज़मीर अली शाह नहीं चाहता था कि मेहरुन्निसा गुज्जर से निकलकर शहर को पढ़ने को जाए। मेहरुन्निसा बहुत रोई थी। उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया था। मेहरुन्निसा का भाई मीर ऐन भी शहर में पढ़ता था। मेहरुन्निसा ने अपने भाई मीर ऐन से बात की थी कि वो इसकी मदद करे और उसने वादा किया था कि शहर जाकर वो पर्दे में रहकर ही अपनी पढ़ाई करेगी और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से इसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। बहन की मिन्नतें करने पर मीर ऐन का दिल पिघल गया। उसने अपने बाप से बात की और उसे समझाया कि अपनी बेटी पर भरोसा रखे। वो ऐसी नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए ही तो ख्वाहिश कर रही है। चादर और चारों वैसे भी पढ़ लिख कर जो बनेगी, ऐसे में वो अपने बाप का ही नाम रोशन करेगी। मैं भी तो शहर में जाके पढ़ रहा हूँ। मैं मेहर का ख्याल रखूंगा बाबा और इस पर नज़र भी रखूंगा। बज़ाहिर अमीर अली शाह भी यही चाहता था कि इसकी बेटी आगे पढ़े, मगर वही बात ज़मीर अली शाह कभी भी नहीं यह होने देता। अमीर अली शाह की हवेली ज़मीर अली शाह की हवेली से काफ़ी दूर थी, मगर फिर भी इस हवेली के फैसले भी वही ही करता था। हुक्म हमेशा उसी का ही चलता था। ज़मीर अली शाह ने अपने दोनों बच्चों को तालीम ना दिलवाई थी कि पढ़कर क्या करेंगे। फिर बेटी शादी करके अपना घर सँभालेगी और बेटा गद्दी सँभालेगा। अपने बच्चों को तो जाहल ही रहने दिया, मगर अब वो चाहता था कि अमीर अली शाह के बच्चे भी आगे ना पढ़ें। मीर ऐन अभी आगे पढ़ रहा था। पहले तो उसे मीर ऐन की पढ़ाई पर भी एतराज़ था। फिर मान गया कि चलो, ये लड़का है, मगर मेहरुन्निसा, वो तो लड़की है। इसका इतना पढ़ना आगे बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये पढ़ाई ही इंसान को बागी बना देती है। इंसान और ख़ासकर लड़कियाँ बगावत करने लग जाती हैं। इसीलिए इनका पढ़ना ना पढ़ना ही बेहतर होता है। मेहरुन्निसा की बारी ज़मीर अली शाह ने हंगामा खड़ा कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहरुन्निसा एक लड़की है और आज तक हवेली की किसी लड़की ने भी हवेली से कदम बाहर नहीं निकाला और ये शहर जाकर पढ़ने की बात कर रही है। अमीर अली शाह बेबस होकर वापस हवेली आ गया। वो अपने बच्चों के लिए अपने बड़े भाई से लड़ नहीं सकता था। वो एक कमज़ोर आदमी था। वो डरता था अपने बड़े भाई से। मेहरुन्निसा बहुत रोई और मीर ऐन से अपनी बहन का ये रोना देखा ना गया। बिलाखिर वो फट पड़ा। बाबा साईं, आप हमारे बाप हैं या फिर चचा साईं? फिर आप हर फैसला इनका ही क्यों मानते हैं? हम आपकी औलाद हैं, ना कि चाचा साईं की। पढ़ना और इल्म हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है और मेहरुन्निसा ज़रूर पढ़ेगी। मैं पढ़ाऊँगा अपनी बहन को। मैं खुद लेकर जाऊँगा इसे शहर। जवान औलाद थी। आखिर अमीर शाह क्या करता? मेहरुन्निसा ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। उसने माँ-बाप को ये यकीन दिला दिया कि वो इस पर भरोसा रखें। वो शहर जाकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वज़ह से इसकी इज़्ज़त पर कोई हर्फ़ आए। ये इसका वादा है। फिर वो मीर ऐन के साथ पढ़ने शहर चली गई। बतूल और सैरिश से इसकी बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। वो इसके बारे में सब कुछ जानती थी। ज़मीर अली शाह अमीर अली शाह पर बेहद गुस्सा हुआ। वो इससे अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अमीर अली शाह सख्त परेशान था। ऐसे में मीर ऐन ने उसे हौसला दिया कि कुछ भी हुआ है, सब ठीक हुआ है।
اس میں ہی ہماری بہتری ہے۔ امیر علی شاہ تبھی بہت خوش ہوتا اور اسے اپنے فیصلے پر خوشی ہوتی جب گاؤں کے لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ چھوٹی سائیں کی بیٹی شہر میں پڑھتی ہے اور کچھ بن کے ہی واپس آئے گی، اور تب امیر علی شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر اسے ضمیر علی شاہ سے ڈر بھی لگا رہتا۔ وہ اس کا ہر حکم آنکھ بند کر کے مانتا تھا۔ ضمیر علی شاہ نے اس کے ساتھ ہر رشتہ ناتا توڑ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی حویلی کے فیصلے وہی کرتا تھا اور امیر علی شاہ اس کا ہر حکم آنکھ بند کر کے پورا کر لیتا۔ گاؤں کے تمام لوگ ضمیر علی شاہ سے ڈرتے تھے۔ وہ بہت سخت مزاج آدمی تھا۔ لوگ اسے اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جب کسی نے اس کا حکم نہ مانا وہ قبر میں جا سویا۔ ضمیر علی شاہ نے اسے مروا دیا کرتا تھا اور اس کی لاش ایسی جگہ پھینکوا دیتا کہ اس کی ہڈیاں تک نہ ملتی۔ یہی وجہ تھا کہ آج تک کسی نے بھی اس کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ بہت ظالم تھا وہ۔ مہرالنساء کو گاؤں اس لیے بلایا جا رہا تھا کیونکہ سکندر شاہ جو کہ ضمیر علی شاہ کا بیٹا تھا وہ مہرالنساء سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے باپ سے بات کی تو ضمیر علی شاہ کو یہ بہت ہی ناگوار گزرا۔ کیا وہ امیر علی شاہ کے گھر جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے گا؟ ہرگز نہیں نہیں، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو اس نے امیر علی شاہ اور اس کی بیوی کو پانی حویلی میں ہی بلوا لیا اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی۔ وہ سکندر اور مہرو کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر امیر علی اور اس کی بیوی بہت حیران ہوئے کہ کہاں ان کی پڑھی لکھی خوبصورت بیٹی اور کہاں وہ ایک نمبر کا آوارہ بدماش ان پڑھ جاہل سکندر۔ ان دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہ تھا، مگر وہ ضمیر علی شاہ کو انکار کیسے کر سکتے تھے؟ ان دونوں نے بغیر مہرالنساء اور میر عین سے پوچھے انہیں ہاں کر دی۔ سکندر بہت خوش تھا۔ میر عین نے اسے سامان پیک کر کے رکھنے کا کہا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے، تیار رہے۔ مہرالنساء نے اپنا بکھرا سامان اٹھا کر پیک کیا اور کلائی بڑی سی چادر اوڑھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب سے میر عین شاہ کو اس بات کا پتہ چلا تھا وہ سخت غصے میں تھا۔ وہ اپنی گاڑی پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اس کا تب غصہ ہوا ہوا جب اسے اپنے فراٹے بڑی گاڑی کو بریک لگانا پڑا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کے سامنے آتے ہی اس نے خوف سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ پل بھر کے لیے تو میر عین شاہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس لڑکی نے آہستہ سے اپنا بازو ہٹایا اور گاڑی میں بیٹھے میر عین شاہ کو دیکھنے لگی، پھر اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے وہاں سے کچھ بھی کہے بغیر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میر عین شاہ حویلی ہوش میں آیا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا، مگر وہ لڑکی تب تک ٹیکسی لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ میر عین شاہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اس نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر مکہ دے مارا۔ آج کا دن ہی خراب ہے، میں نے اسے سوری ہی نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ وہ مہرالنساء کے ہاسٹل آ گیا تھا۔ اس نے مہرالنساء کو نیچے آنے کا کہا اور خود اس کا انتظار کرنے لگا۔ بطول اور سہرش مہرالنساء کو چھوڑنے وہاں آئی تھی۔ میر عین شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بطول نے میر عین شاہ کو دیکھا تو مہرالنساء کو کوہنی مارتے ہوئے آہستہ سے بولی، یار تمہارا بھائی تو ہیرو ہے بالکل۔ مہرالنساء نے گھورا تو بطول ہنس دی۔ بطول کی ہنسی پر ہی میر عین شاہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ میر عین نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا، آ گئی تم؟ جی بھائی، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اچھا سہرش، بطول، پھر ملتے ہیں۔ مہرالنساء ان سے گلے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور میر عین شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے میں میر عین شاہ خاموش رہا۔ اس نے مہرالنساء کو کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ وہ میر عین کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی اور ماں باپ کے گلے ملی۔ میر عین شاہ کو اپنے ماں باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ سکندر مہرالنساء کے کسی بھی طور پر لائق نہ تھا۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مہرالنساء دیکھ رہی تھی اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو چور نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بات تھی جو وہ اس سے کہنے سے ہچکچا رہے تھے۔ بابا سائیں، کیا بات ہے؟ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ میر عین شاہ بول پڑا، بابا سائیں اب بول بھی دیں کہ آپ کیا چھپا رہے ہیں مہرو سے؟ کیا ہوا ہے بابا سائیں، بتائیں مجھے۔ اور امیر علی شاہ نے ڈرتے ڈرتے پوری بات مہرالنساء کو بتا دی۔ مہر پتر، تیرے چاچے نے اپنے پتر سکندر شاہ سے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مہرالنساء کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ سکندر شاہ کے ساتھ؟ اس بار اس کی ماں بولی، ویکھ پتر، ہم مجبور سی، سب مجبوری وچ ہویا سی، پر پتر ہڑے گل پکی نہیں ہوئی ہے۔ اب ساڈی عزت تیرے ہاتھ وچ ہے، ساڈی عزت دا خیال رکھی، سانو تے وچ یقین ہے۔ مہر بیٹا، ہم مجبور تھے، سب مجبوری میں ہوا، لیکن بیٹا اب تو بات بھی پکی ہو گئی ہے۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔
हमारी इज़्ज़त का ख़्याल रखना, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। वो माँ-बाप को देखने लगी। वो जानती थी कि वो दोनों ज़मीर अली शाह के हाथों मजबूर हैं। वो सिकंदर के बारे में सोचने लगी। उसकी आँखों के सामने वो दिन घूम गया जब वो ज़मीर अली शाह की हवेली गई थी और सिकंदर शाह ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। वो अपने बाप की आवाज़ पर चौंकी। पुत्र, क्या ख़्याल है फिर तेरा? वो अपने माँ-बाप को देखने लगी। आज वो जिस मकाम पर थी, वो अपने माँ-बाप की वजह से थी। वो यूँ इसे अपने माँ-बाप को खुद से नाउम्मीद नहीं कर सकती थी। अगर इसके माँ-बाप ने इसके लिए स्टैंड ना लेते, तो आज वो भी हवेली की बाकी लड़कियों की तरह अनपढ़ होती। वो एक फ़ैसला करते हुए बोली, बाबा साईं, मुझे आप लोगों का हर फ़ैसला मंज़ूर है। ये सुनते ही उसके माँ-बाप के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अमीर अली शाह ने बेख्तियार उसको सीने से लगा लिया था। पुत्र, तूने ये फ़ैसला देकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने तुझे पढ़ा के कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया। बाबा, मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त का नाम सुनकर तीनों मेहरुन्निसा को देखने लगे। कैसी शर्त, मेहर पुत्र? बाबा, मैं चाहती हूँ जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं सिकंदर शाह के साथ शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर अमीर अली शाह मुस्कुरा कर बोले, तू बेफ़िक्र रह, मैं खुद अदा साईं से जाकर बात करूँगा। वो ऐसा ही होगा जैसा तू चाहेगा मेरा पुत्र। मीर एन शाह जो कब से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था, गुस्से से फट पड़ा। बाबा साईं, आप लोग मेहर के साथ ठीक नहीं कर रहे। सिकंदर मेहर के लायक है ही नहीं। कहाँ वो अनपढ़ शाह शाह सिकंदर और कहाँ मेरी पढ़ी लिखी बहन। इन दोनों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। वो अपने माँ बाप के साथ तकरार कर रहा था और मेहरुन्निसा खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली आई। वो खुद भी इस रिश्ते से नाखुश थी, मगर क्या करती, मजबूर थी। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसने ये फैसला लिया था। वो कमरे में आई तो बतूल की उसे कॉल आ गई। हाँ मेहरू, तुम खैरियत से गांव पहुंच तो गई ना? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। ये बताओ वहां सब खैरियत है ना? मेहरू ने सा खामोश हो गई और फिर उसे सब कुछ बता दिया। यार तुमने हाँ क्यों की? तुम इनकार भी तो कर सकती थी ना? वो लड़का तो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो तुम ऐसे कह रही हो बतूल कि जैसे सब कुछ मेरे ही हाथ में है। मीर एन जो कि मेहरू से बात करने आ रहा था, मेहरुन्निसा को फोन पर बात करते देखकर वहीं दरवाजे पर रुक गया। क्यों, तुम इनकार क्यों नहीं कर सकती? बतूल, तुम नहीं जानती हो ताया अबू को। वो बहुत शक्की मिजाज इंसान है। अगर मैंने इनकार कर दिया तो वो मेरे किरदार की धज्जियां बिखेर देगा कि मैं इसलिए इनके बेटे से शादी नहीं कर रही हूँ कि मैंने शहर में कोई लड़का फांस लिया है और कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए, मुझे ये मंजूर नहीं है। इसलिए इनका शक यकीन में बदल जाए, मैंने ये फैसला किया है। मैं अम्मा अब्बा और मीरा इनको दुख नहीं देना चाहती और ना इनके भरोसे और एतमाद को कोई ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे पढ़ने शहर भेजा गया। क्या मैं इनकार करके इनका ये सिला दूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं होगा। मीरन जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। 5वां मंज़र, 5वां किरदार। सलवा और महद एक साथ खड़े थे। महद ने पूछा, फिर क्या सोचा है तुमने सलवा? किस बारे में? वो महद को देखते हुए बोली, यार हमारी शादी के बारे में। और किस बारे में? सलवा ने ठंडी आँख भरकर कहा, महद तुम जानते तो मैं किस मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुज़र रही हूँ। फिलहाल मैं इस बारे में भी नहीं सोच सकती। तुम बेफ़िक्र रहो, मंगेतर तो हूँ मैं तुम्हारी, बीवी भी बन ही जाऊँगी। महज शर्मा गया था। तुम बेफ़िक्र रहो, मगर फिलहाल मुझे भी बहुत से काम निपटाने हैं। वो राज़ जानना है कि मम्मी ने मुझसे छुपा रखा है। मैं इस राज़ तक पहुँचना चाहती हूँ कि मेरा बाप इस वक़्त कहाँ है। जब भी मम्मी से डैडी के बारे में पूछती हूँ, वो मुझे टाल देती हैं। क्यों आखिर? कोई तो बात है। जब भी मैं इस बारे में पूछती हूँ तो झिड़कती हैं या खामोश करा देती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा बाप है कहाँ और कहाँ है, कौन है? ये राज़ मैं जानकर रहूँगी और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। महक मुस्कुराया। समा, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम मुझे हर कदम पर अपने साथ पाओगी। समा मुस्कुराई। उसने तहैया कर लिया कि अब वो ये राज़ जानकर ही रहेगी। इसकी माँ कॉलेज में पढ़ाती थी। रबिया शाह की एक बेटी सलवा शाह जमान शाह थी। रबिया शाह ने अपनी बेटी से असलियत छुपा कर रखी थी। वो नहीं चाहती थी कि सलवा को ये हकीकत मालूम पड़े, वरना वो खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो डरती थी और सलवा को इस राज से दूर रखे हुए थी। मगर वो भी न जाने नाम अपने नाम की एक थी। सलवा एक बार जिस काम की ठान लेती तो फिर करके ही दम लेती। उसे चैलेंजेस बहुत पसंद थे। सलवा घर आई तो सीधा अपनी माँ के कमरे में ही चली आई। सलवा को अपने कमरे में देखकर रबिया शाह बोली, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? वो माँ के कदमों में बैठ गई। क्या बहुत थक गई हो? जी मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ।
اصلیت جاننے کے لیے میں نے بہت کوشش کی مگر بے سود، ناکام ہی ٹھہری۔ اب تو آپ مجھے بتا دیں کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ جب بھی آپ سے سوال کرتی ہوں آپ مجھے جواب نہیں دیتی۔ کیوں آخر؟ ممی مجھے بتائے میرا باپ کون ہے؟ سلوا، خاموش ہو جاؤ۔ ربیہ شاہ نے اسے چپ کرنے کا کہا۔ کیوں ممی آخر کیوں؟ کیا میں نہیں جان سکتی کہ میرا باپ کون ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ممی پلیز۔ سلوا، ربیہ شاہ چیخی تھی، تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ مگر ممی میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ سلوا نے خفگی سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ربیہ شاہ نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں بہت مجبور ہوں بیٹا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ وہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں ادھر چھپا رکھا ہے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ ان 18 سالوں میں شاہ زمان شاہ کہاں ہے، وہ حویلی میں ہے بھی کہ نہیں۔ میں خود بھی نہیں جانتی۔ میں کیا کروں میرا بچہ، میں شاہ زمان شاہ کو تو کھو چکی ہوں مگر میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ تم ہی تو میرا واحد سہارا ہو۔ اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ کمرے میں آ کر سلوا رونے لگی۔ اس نے اپنا غم بانٹنے کے لیے مہد کو کال کر دی تھی۔ سلوا، تم رو رہی ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ تمہیں مجھے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں آ رہی ہے، مگر رو کیوں رہی ہو تم؟ سلوا نے روتے ہوئے سب کچھ اسے بتا دیا۔ یہ سن کر مہد افسوس کرتے ہوئے بولا، واقعی یہ تو بہت برا ہوا، مگر سلوا آنٹی تمہیں بتا کیوں نہیں دیتی؟ لو، پوچھ تو ایسے رہے جیسے مجھے سب پتا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی تو مہد خاموش ہو گیا۔ مہد اور سلوا ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ مہد سلوا کو پسند کرتا تھا تو اس نے اپنے ماں باپ کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ مہد اچھا لڑکا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ ربیہ شاہ کو مہد اچھا لگا تھا۔ بات طے ہوئی اور پھر ان دونوں کی رضامندی سے منگنی ہو گئی۔ سلوا پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ممی تو بتا ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔